हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशु परिचय भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, पशु परिचय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। दस्तावेज सत्यापन 21 अप्रैल से शुरू हो गए, जो 15 मई तक चलेंगे। 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन समस्त समस्याओं का समाधान इस वीडियो में बताया जाएगा, जिससे आगामी समय में जो दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थी है उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो और आसानी से दस्तावेज सत्यापन करवा सके। साथ ही अभ्यर्थियों के मन में काफी सवाल भी है, तो आपके उन सभी सवालों का जवाब भी इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। उसका लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे आपको पशु परिचय भर्ती के आगे भी पल पल की अपडेट इसी प्रकार मिलती रहेगी और राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की जानकारी भी आपको सबसे पहले मिलेगी। जैसा कि साथियों, पशु परिचय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में एक दो वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं, उन वीडियो को भी आपने देखा होगा, जिससे दस्तावेज सत्यापन में आपको काफी सहायता मिल रही होगी और आगे भी मिलने वाली है। तो उन वीडियो को भी जरूर देख लें। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले पशु परिचय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थियों को आ रही समस्याएं और अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जिससे दोस्तों आगामी आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो सभी कॉमन समस्याओं के एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, सबसे पहले सवाल की बात करें तो पशु परिचय भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ जयपुर में किए जा रहे हैं। अब साथियों, सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है, जो अभ्यर्थी राजस्थान में अन्य जिलों से आ रहे हैं और कई अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो पहली बार जयपुर आ रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थियों को पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोक रोड पर पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसको लेकर दोस्तों कई अभ्यर्थियों ने पर्सनल मैसेज टेलीग्राम पर किए हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप सभी को मैं इसकी एक बार लोकेशन बता देता हूं। वैसे तो साथियों, पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे तो आपके गूगल लोकेशन के आधार पर बता देगा, और इसकी लोकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके इसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं। साथियों, जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी के बस स्टैंड से पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ की दूरी की बात करें तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर रहेगी, और अजमेरी गेट से बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर, और रामबाग से बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। यानी साथियों, आप जयपुर रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप, अजमेरी गेट या रामबाग या नारायण सर्किल से आ रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों काफ़ी साधन है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंधी कैंप बस स्टैंड से आप बैठते हैं या रेलवे स्टेशन से बैठते हो, 7 नंबर AC लो फ्लोर बस आती है और 7 नंबर मिनी बस आती है, आप किसी में बैठ जाइए। और ये दोनों बसें आपकी अजमेरी गेट भी आने वाली है, नारायण सर्किल भी आएगी, रामबाग भी आएगी और आपकी गांधीनगर मोड़ तक आने वाली है। वैसे साथियों, अजमेरी गेट से तो काफ़ी बसें हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आगरा रोड की तरफ से आ रहे हैं या दिल्ली रोड की तरफ से आ रहे हैं या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ से, तो आप दोस्तों अजमेरी गेट से तुरंत आपके 3 से 4 किलोमीटर की दूरी गांधीनगर मोड़ की है, तो आप किसी भी बस में बैठ के वहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी टोक रोड से या गांधीनगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से दोस्तों ज़्यादा दूरी इसकी है नहीं। जो भी बसें टोक रोड से उधर से आती है, सारी बसें आपकी गांधीनगर मोड़ होते हुए जाती है, तो आप गांधीनगर मोड़ उतर जाए। जस्ट गांधीनगर मोड़ के पास से आपका पशुधन परिसर का ऑफिसर यानी पशुपालन विभाग का ऑफिस है, तो वहाँ पे आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाले। गांधीनगर रेलवे स्टेशन से दोस्तों आप पैदल पैदल आ सकते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। साथ ही इस प्रकार आप पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी को जो दूसरा सवाल पूछा जाने वाला है वह चेकलिस्ट पर फोटो कौन सी लगाएं। तो साथियों, चेकलिस्ट पर फोटो आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है या स्क्रूटनी फॉर्म में जो फोटो अपलोड की है वही फोटो आप लगाने का प्रयास करें। यदि दोस्तों उनसे डिफरेंट कोई फोटो होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए जो फोटो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म में लगाई है वही फोटो आपको चेकलिस्ट पर चिपकानी है। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा जो तीसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था, क्या अविवाहित अभ्यर्थियों को संतान संबंधी घोषणा पत्र बनाना है। तो साथियों, संतान संबंधी घोषणा पत्र चाहे अविवाहित हो या विवाहित सभी अभ्यर्थियों को बनाना है। जिन अभ्यर्थियों के संतान है तो उसका विवरण आप भरें, और अन्यथा दोस्तों आप नील भरकर उस पर आपको हस्ताक्षर करना, सारी डिटेल भरनी है और किसी भी राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित करना है। इसको स्टाम्प पर नहीं बनाना, केवल सादा कागज पर आपको प्रिंट करके उसमें डिटेल भर के किसी भी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवा सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर सवाल की बात करें तो अभ्यर्थी द्वारा पूछा जा रहा है कि मेरा मूल निवास 2015 का बना हुआ है, वह चलेगा या नहीं, कोई यह शपथ पत्र लगाना होगा। तो साथियों, जिन अभ्यर्थियों का मूल निवास चाहे 2015 का बना हुआ या 2010 का या 2020 का, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का आपका बना हुआ, तो किसी प्रकार कोई शपथ पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी आपका मूल निवास बना हुआ है, केवल राजस्थान का मूल निवास ही होना चाहिए। और यदि पहले से किसी अभ्यर्थी के पास मूल निवास ऑफलाइन बना हुआ है तो आपको ऑनलाइन डिजिटल मूल निवास बना लेना चाहिए। वैसे दोस्तों, मूल निवास के लिए किसी प्रकार कोई शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं, केवल आवेदन की अंतिम तिथि के बाद यदि आपने मूल निवास बनाया है तो उसके लिए आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद सवाल नंबर 5, मेरा जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का या बाद का बना हुआ है, तो वह चलेगा या नहीं, या इसके लिए भी कोई शपथ पत्र लगाना होगा। तो साथियों, राजस्थान के समस्त निवासी चाहे वह OBC के हो, EWS के हो या MBC के, SC के, ST के, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो पशु परिचय भर्ती के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और किसी विशेष परिस्थिति में यदि आपका जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का नहीं है तो उसके बाद आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया, तो उसके लिए आपको एक 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में आपको इस हादसे का उल्लेख करना होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व आप संबंधित वर्ग की पात्रता रखते हैं और यह सूचना गलत पाई जाती है तो किसी भी स्तर पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
तो साथियों इस शपथ पत्र के साथ आपका आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भी जारी जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जीवन पर्यंत रहता है, यानी SC ST के अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र कभी भी बनवाया हो वह जीवन पर्यंत चलेगा। लेकिन दोस्तों आजकल डिजिटल प्रमाण पत्र चलन में है और डिजिटल प्रमाण पत्र ई मित्र के द्वारा बनाए जाते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र है तो उसको डिजिटल प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए। इसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें, आपके लिए जाति प्रमाण पत्र एक बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रिमिनल नहीं होने के संबंध में तथ्य को आपको 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के साथ आपको मान्यता दी जाएगी। यानी एक बार आपने OBC का जाति प्रमाण पत्र बना लिया तो उसकी वैधता 3 साल की रहेगी और आपको क्रिमिनल नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और एक बार क्रिमिनल नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में क्रिमिनल नहीं है और ऐसी स्थिति में सत्यापित शपथ पत्र के लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा। ऐसे अधिकतम 3 वर्ष तक आप किए जा सकते हैं। यानी एक बार OBC का सर्टिफिकेट बना लिया है तो आप दोबारा से क्रिमिनल नहीं है तो आपको एक शपथ पत्र के साथ आपका जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों बात करें EWS की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जारी किया जाने वाला इनकम एसेट सर्टिफिकेट की वैधता संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रपत्र 6/5/2022 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया जाता है कि राज्य के जारी इनकम एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसे अभ्यर्थियों को सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एसेट सर्टिफिकेट को मान लिया जाएगा और ऐसा अधिकतम आप 3 वर्ष के लिए कर सकते हैं। तो साथियों जाति प्रमाण पत्र की वैधता इस प्रकार है, आपने देख लिया SC ST के जीवन पर्यंत रहती है, साथ ही OBC और EWS की वैधता 3 साल की रहती है, लेकिन उसके लिए उनको शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पॉइंट, अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन वाला चलेगा या ऑफलाइन वाला, और क्या राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना जरूरी है। तो साथियों पशु परिचर भर्ती के लिए कई अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भी अपलोड किया होगा, लेकिन साथियों आपने स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म भी भरा होगा। तो साथियों आपने ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरा है, उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट पर आपको किसी भी गजेटेड यानी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना जरूरी है और दस्तावेज सत्यापन के समय भी आपका ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म ही जमा होगा। तो साथियों कई अभ्यर्थियों के मन में यह भी कि अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत होती है। तो साथियों अटेस्टेशन फॉर्म संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भरवाया जाता है, यानी डिपार्टमेंट अपने स्तर से यदि पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है तो अटेस्टेशन फॉर्म के आधार पर ही पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इस अटेस्टेशन फॉर्म को संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है और पुलिस थाने से अभ्यर्थी का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके लिए अटेस्टेशन फॉर्म की आवश्यकता होती है। अभ्यर्थियों का 7 नंबर का सवाल है, मैंने फॉर्म 10वीं के आधार पर भरा था लेकिन मेरे पास स्नातक की डिग्री भी है, तो मैं क्या स्नातक के आधार पर दस्तावेज सत्यापन करवा सकता हूं। साथियों यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म में 10वीं दिखाया है और स्क्रूटनी फॉर्म में भी 10वीं दिखाया है, क्योंकि पशु परिचय भर्ती 10वीं पास है तो 10वीं के आधार पर आप दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इससे हाई एजुकेशन की इसमें दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई अभ्यर्थी 10वीं के अलावा भी आपने सीनियर सेकेंडरी या स्नातक कर रखा है तो समस्त अंक तालिकाओं और डिग्री प्रमाण पत्र के साथ अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। या यदि अभ्यर्थी का फाइनल सिलेक्शन होता है तो फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आप अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जुड़वा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इसके बाद कई अभ्यर्थियों के सामने समस्या ये भी है, क्योंकि दोस्तों दस्तावेज सत्यापन करवाने जब आप जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन में आपके किसी प्रकार कोई शपथ पत्र नहीं होता है या कोई नया शपथ पत्र आपको बनाने के लिए बोल दिया जाता है, तो क्या पशुधन परिसर के आसपास कोई स्टाम्प या शपथ पत्र की दुकान है। क्योंकि साथियों अभी 3 दिन में जो दस्तावेज सत्यापन हुए कई अभ्यर्थियों को अर्जेंट शपथ पत्र बनाने पड़े थे, लेकिन आसपास जानकारी नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो साथियों अर्जेंट यदि आपको शपथ पत्र बनाना हो तो पास में ही लालकोटी है, लालकोटी नगर निगम है, नगर निगम और रजिस्ट्रार ऑफिस, तो वहाँ आपको स्टाम्प भी मिल जाएगा और आपको टाइपिंग करने वाले भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाकर आप आसानी से मुश्किल से आधे घंटे में आप अपना शपथ पत्र या घोषणा पत्र आप बनवाकर ला सकते हैं। साथियों पशुधन परिसर से लालकोटी नगर निगम की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर है, यानी ज़्यादा दूर नहीं है। या आप दोस्तों टोक फाटक भी जाकर बनवा सकते हैं, टोक फाटक भी दोस्तों इतनी दूरी में है। तो आपको नगर निगम या टोक फाटक जाने के लिए दोस्तों जस्ट सामने से आपके 7 नंबर मिनी बस जाती है, उसमें बैठिए और तुरंत प्रभाव से आप जाकर शपथ पत्र बनाकर ला सकते हैं। या मुश्किल से 1 किलोमीटर है, आप पैदल भी जाकर कोई भी शपथ पत्र या घोषणा पत्र आपका बाकी रह गए या तुरंत आपको अर्जेंट बनाना है तो जाकर बना सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को अगला नवा सवाल है कि दस्तावेज सत्यापन के समय कोई दस्तावेज पेंडिंग रह जाता है या दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा। तो साथियों ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज सत्यापन के समय कोई दस्तावेज नहीं है या दस्तावेज वो भूल गए हैं तो भी आपको किसी प्रकार कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपके दस्तावेज सत्यापन हो गए यानी आपकी उपस्थिति लग गई है और आपका जो भी दस्तावेज पेंडिंग रह जाता है या दस्तावेज आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपके रिमार्क लिख दिया जाएगा और आपको बता भी दिया जाएगा कि आपके दस्तावेजों में इस दस्तावेज की कमी है, आपको ये दस्तावेज जमा कराना है। तो साथियों या तो आप उसी दिन आप दस्तावेज जमा करा सकते हैं। 15 मई तक दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं, आप कभी भी आकर जिस टीम द्वारा आपके दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं तो अपना पेंडिंग दस्तावेज जमा करा सकते हैं। इसके बाद दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट भी किया जा रहा है। तो साथियों मेडिकल टेस्ट अभी आपका नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे, उसके बाद जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच SMS हॉस्पिटल में होगी, उसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा। अभी साथियों समस्त अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं उसी प्रकार के आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों का अगला सवाल था क्या स्क्रूटनी फॉर्म और सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हैं। तो साथियों आपको स्क्रूटनी फॉर्म सहित समस्त दस्तावेजों पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, यानी समस्त दस्तावेजों पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे।
साथ ही हो सके तो दोस्तों जिस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं उस दिन के आप दिनांक भी डाल सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 12, कई अभ्यर्थियों को सवाल था कि मैं स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाया हूं तो क्या मेरा दस्तावेज सत्यापन होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों जिन अभ्यर्थियों के द्वारा किसी कारणवश यदि स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन है तो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरकर लाना होगा और ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म को साफ सुथरा आपको भरना है। साथ ही समस्त दस्तावेज जिस प्रकार से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लगाए जा रहे हैं उसी प्रकार से आपको सारे दस्तावेज लगाने होंगे। साथ ही इसमें दस्तावेज सत्यापन शुल्क आपको पोस्ट ऑर्डर के माध्यम से जमा करानी होगी। तो पोस्ट ऑर्डर आपको सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपको 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर भी साथ में लाना होगा। इसके बाद नंबर 13, कई अभ्यर्थियों को सवाल है कि मेरी जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास में और 10वीं की अंकतालिका में नाम अलग अलग है तो क्या मुझे दस्तावेज सत्यापन से बाहर कर देंगे। साथियों ऐसा किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होगा। जो भी अभ्यर्थियों के मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र या आपकी 10वीं की अंकतालिका या डिग्री प्रमाण पत्र में कहीं पे भी नाम में मिसमैच है या स्पेस है तो दोस्तों उसके लिए आपको शपथ पत्र बनाना होगा। और यदि जाति मूल में आपकी किसी प्रकार की कोई नाम में मिस्टेक है तो साथियों यदि आपके पास समय है तो आपको नया जाति मूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करके जाति प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए। लेकिन यदि आप त्रुटि सुधार नहीं कर पाते हैं तो आपको दोस्तों उसके लिए एक शपथ पत्र के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद सवाल नंबर 14, कई अभ्यर्थियों के सवाल ये भी था कि मेरे दस्तावेजों में मेरे माता पिता का नाम सही है लेकिन उनके दस्तावेजों में अलग है तो क्या होगा। साथियों दस्तावेज सत्यापन आपके हो रहे हैं तो आपके दस्तावेजों में सही होना चाहिए। आपके माता पिता के दस्तावेजों में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसको आप सुधार करा सकते हैं। लेकिन साथियों आपके माता पिता के दस्तावेज यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं हो, आपके समस्त दस्तावेजों में नाम समान होना चाहिए। इसके बाद नंबर 15, क्या सभी दस्तावेजों पर प्रश्न संख्या लिखना जरूरी है। साथियों आपको दस्तावेज चाहे स्क्रूटनी फॉर्म हो या स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लगने वाले अन्य दस्तावेज सभी पे आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। केवल आपको चेकलिस्ट पे प्रश्न संख्या ऊपर नंबर नहीं देना है, बाकी समस्त दस्तावेजों पर आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर लास्ट तक जो पेज लगा हुआ है वहाँ तक आपको नंबर लिखना है। जैसे साथियों आपका स्क्रूटनी फॉर्म 1 से लेकर 10 तक पेज उसमें है जिसमें स्क्रूटनी फॉर्म भी आ गया और अटेस्टेशन भी फॉर्म भी आ गया है तो आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर उस पर लिखने हैं। उसके बाद जो आगे प्रमाण पत्र जैसे मान लो जाति प्रमाण पत्र है तो उसका 11वां नंबर होगा, मूल निवास है तो 12वां नंबर। इस प्रकार समस्त दस्तावेजों पे आपको प्रश्न संख्या अंकित करना जरूरी है क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न संख्या आपको चेकलिस्ट में अंकित करनी होगी। इसके बाद नंबर 16, चेकलिस्ट कैसे तैयार करनी है। साथियों चेकलिस्ट कैसे तैयार करनी है और कैसे चेकलिस्ट को भरना है इसके लिए पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था, लेकिन साथियों एक बार फिर से आपको बता देता हूं किस प्रकार से चेकलिस्ट तैयार करनी है। साथियों पशु परिचय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु इस प्रकार की चेकलिस्ट राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा जारी की गई है और इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो चेकलिस्ट के अनुसार आपने समस्त दस्तावेज तैयार करने हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों पशु परिचय भर्ती के लिए जो ये दस्तावेज सत्यापन की चेकलिस्ट बनाई गई इसमें आपको एक फोटो चस्पा करनी है। और ये ध्यान रखें साथियों आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है और या स्क्रूटनी फॉर्म भरा जिसमें जो फोटो अपलोड की गई है वही फोटो प्रति आपको यहाँ पर चस्पा करनी है। यदि दोस्तों विशेष परिस्थिति में यदि आपके पास फोटो है ही नहीं तो आपको दूसरी फोटो लगानी है, अन्यथा दोस्तों आपको जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म में आपने जो फोटो लगाई है सेम फोटो आपको लगानी चाहिए। इसके बाद साथियों आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपनी मेल आईडी, जन्म तारीख लिखनी है, रोल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपका मेल या फीमेल है उसका विवरण देना है। उसके बाद आपकी आयु कितने वर्ष, कितनी माह और कितने दिन की आपकी उम्र हो चुकी है वह आपको भरना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको विवरण बहुत ही सही तरीके से आपको भरना होगा। सबसे पहले एक नंबर पे विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र आपका होना चाहिए। इसमें आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने की जो शुल्क जमा कराई है सबसे पहले उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। उसके नीचे आपका विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा। यानी सबसे पहले आपकी ऑनलाइन जो फीस जमा कराई है उसकी रिसिप्ट, स्क्रूटनी फॉर्म और नीचे अटेस्टेशन फॉर्म। इस प्रकार 8 से 10 पेज कम से कम उसमें होंगे और आपको प्रश्न संख्या रिसिप्ट से शुरू करना है 1 से लेकर जितने उसमें प्रश्न लगे हुए हैं वहां तक। जैसे मानो दोस्तों 8 पेज है तो 1 से लेकर 8 तक आपको प्रश्न संख्या वहां लिखनी है। और साथियों आपको यहाँ पर भी जो ऑनलाइन आवेदन स्क्रूटनी फॉर्म भरा उसकी डेट लिखे और उसके बाद आप 1 से 8 प्रश्न संख्या लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आगे मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र आपकी फोटोकॉपी आपको इसके नीचे लगानी है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसमें साथियों इसकी जारी दिनांक उस पर लिखी हुई होगी, वह जारी दिनांक लिखे और उसका जैसे आपके अंकतालिका 1 है तो उसमें दोस्तों नंबर 9 हो जाएगा। यदि अंकतालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आपको 9 और 10 नंबर पेज नंबर लिखना है। इसके बाद मूल निवास होगा। मूल निवास में साथियों आपका जारी दिनांक लिखनी है, कब आपका मूल निवास जारी हुआ है और उसके बाद उसका प्रश्न संख्या लिखना है। इसके बाद जिस श्रेणी से आप संबंध रखते हैं चाहे SC, ST, OBC, MBC, EWS, शेर या TSP उससे संबंधित आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसका प्रमाण पत्र की जारी दिनांक और प्रश्न संख्या लिखना है। इसके बाद जिस श्रेणी से आप संबंध रखते हैं जैसे विधवा, परित्यागता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, दिव्यांगजन अभ्यर्थी या भूतपूर्व सैनिक को अपना प्रमाण पत्र का जारी क्रमांक और प्रश्न संख्या डालनी होगी। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट पर 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्र अधिकार द्वारा सत्यापित होने चाहिए। उसमें दोस्तों दस्तावेज सत्यापन की उपलब्धता में हाँ करना है और जारी दिनांक में जिस दिन आपने राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाया है उस दिन के आप दिनांक उस पर डाल सकते हैं और प्रश्न संख्या आपको लिखनी है। ये साथियों मूल चरित्र प्रमाण पत्र साथ लगेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ साथियों अंतिम शैक्षणिक संस्थान से यदि आपने चरित्र प्रमाण पत्र बना रखा है उसकी फोटो प्रति भी इसके नीचे आपको लगा देनी है। और अंतिम शैक्षणिक संस्थान जहाँ से आपने रेगुलर पढ़ाई की है वहीं से दोस्तों वह चरित्र प्रमाण पत्र बना जाएगा। प्राइवेट वाले इसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको नहीं देंगे।
इसके बाद 7 नंबर पॉइंट में आपको वचन पत्र जो सादा कागज पर इसका फॉर्मेट दिया गया है उसको आपको सादा पेन से भरना है और उसमें जिस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होने हैं उस दिन की जारी दिनांक लिख सकते हैं और इसमें प्रश्न संख्या अंकित करनी है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट संविधान का शपथ पत्र से संबंधित होगा। नंबर 9 दहेज संबंधी घोषणा पत्र जो अलग अलग कैटेगरी के लिए जैसे विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग है, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है और जिस दिन आपने स्टाम्प लिया है और उस दिन की उस पर दिनांक लिखी हुई होगी तो वह जारी दिनांक में लिखे और आगे दोस्तों उसकी प्रश्न संख्या अंकित करें। इसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र, जैसा कि दोस्तों संतान संबंधी घोषणा पत्र चाहे वह अविवाहित हो या विवाहित समस्त अभ्यर्थियों के बनाना है और उस पर राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाना है। जिस दिन राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाते हैं उस दिन की उस पर दिनांक जरूर डलवा ले, वह आप जारी दिनांक में लिखे और आगे प्रश्न संख्या लिखे। इसके बाद सम्मान घोषणा पत्र, ये सामान्य घोषणा पत्र समस्त अभ्यर्थियों को 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है। इसमें भी साथियों आपको स्टाम्प जारी करने की दिनांक आप यहाँ लिखे और उसके बाद इसमें प्रश्न संख्या जो आप डाल रखें वह प्रश्न संख्या अंकित करें। इसके बाद बात करें दोस्तों नंबर 13 पॉइंट विकल्प पत्र। विकल्प पत्र दोस्तों वैसे तो टीएसपी के अभ्यर्थियों के लिए होता है, लेकिन साथियों आप नॉन टीएसपी और टीएसपी के अभ्यर्थी भी विकल्प पत्र आपको ले जाना है और विकल्प पत्र में टीएसपी वाले को टीएसपी और नॉन टीएसपी वाले को नॉन टीएसपी लिखना है। लेकिन साथियों ध्यान रखना जो टीएसपी के अभ्यर्थी है और उनकी कैटेगरी के हिसाब से यदि मेरिट उनकी नॉन टीएसपी के बराबर है और वो नॉन टीएसपी में पोस्टिंग चाहता है तो दोस्तों आप में नॉन टीएसपी भर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों नमूना हस्ताक्षर का प्रारूप। 14 नंबर पॉइंट पे आपको नमूना हस्ताक्षर का प्रारूप लगाना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको जो ऊपर पैराग्राफ लिखा गया है उसमें अपनी डिटेल भरकर उसको सेम टू सेम आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है और हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ में आपने जिस प्रकार से सभी जगह हस्ताक्षर किया सेम हस्ताक्षर करने हैं। ऐसा नहीं करना हिंदी की जगह हिंदी कर दिया और इंग्लिश की जगह इंग्लिश, आपको बिल्कुल समान हस्ताक्षर दोनों पे करना होगा। इसके बाद साथियों उसके जिस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होगा उस दिन की जारी दिनांक आप इसमें डाल सकते हैं और प्रश्न संख्या लिखें। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट है 15 नंबर। इसमें स्वयं का फोटो पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जो स्वप्रमाणित प्रति आपको लगानी है। आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यदि आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही लगाना है और आधार कार्ड पे क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए। यदि साथियों क्यूआर कोड नहीं है तो आप नया आधार कार्ड डाउनलोड करके उसकी फोटो प्रति लगा सकते हैं। यदि किसी कारण से आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में आपको वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साइज में कोई सा एक पहचान पत्र आपको लगाना होगा और ये स्वप्रमाणित प्रति आपको लगानी है। अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल है क्या 2 प्रति में समस्त दस्तावेज तैयार करने या एक सिंगल प्रति में लेकर जाना है। साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए एक चेकलिस्ट के अनुसार सारे दस्तावेज क्रम से जमाने हैं और उसके बाद आपको एक सेट फोटोकॉपी करवा लेनी चाहिए जो दोस्तों भविष्य के लिए आपके पास सुरक्षित भी रहे और हो सकता है दोस्तों जब फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो उस समय आपको इसकी फोटो प्रति मांगी जाए तो एक कंप्लीट सेट की आपको फोटोकॉपी जरूर करवा लेनी चाहिए। साथियों वहाँ आपके केवल ओरिजिनल दस्तावेज चेक करके वापस लौटा दिए जाएंगे। उसके अलावा जो भी ओरिजिनल आपके शपथ पत्र, घोषणा पत्र और आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित है वह ओरिजिनल जमा होंगे। बाकी दोस्तों अंतिम सेक्शन योग्यता से आपने चरित्र प्रमाण पत्र बनाया है तो वह चरित्र प्रमाण पत्र के साथ लगा सकते हैं और उसकी फोटोकॉपी आपको वहां पर जमा करानी है। मूल दस्तावेजों में आपकी 10वीं की अंक तालिका, 10वीं से यदि उच्च शैक्षणिक योग्यता है तो उन समस्त अंक तालिका और उसके डिग्री प्रमाण पत्र, इसके अलावा ओरिजिनल जाति मूल और साथ ही आपकी फोटोयुक्त पहचान आईडी, इन सबको ओरिजिनल चेक किया जाएगा। ओरिजिनल चेक करके आपको वापस लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ अभ्यर्थी मेडिकल प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र की बात कर रहे थे तो मेडिकल प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की अभी आवश्यकता नहीं है। यदि अभ्यर्थी का फाइनल सिलेक्शन होता है तो उस समय मेडिकल प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जमा किए जाते हैं। तो साथियों पशु परिचय भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट थी और आप सभी के सवालों के जवाब देने का प्रयास किया गया है। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। आगे भी दोस्तों पशुपालन भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको समस्त भर्तियों की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।